लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं, राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जाता है या भेजा जाता है। राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता था पहले, अभी कोई कोई शख्स उसका जिक्र करता है हाउस ऑफ एल्डर्स। इरादा ये था, सोच ये थी, मंशा ये थी कि जहां लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया से निकल चुके होते हैं, गुजर चुके होते हैं, रफ एंड टम्बल अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं, उबड़ खाबड़ प्रक्रिया जो है हमारी, और प्रचार भी लंबा होता है, उसमें से जो लोग निकल कर आते हैं, तब कर आते हैं, वो लोकसभा में जाएंगे। और जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते लेकिन ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सेगेशियस हैं, स्टेट्समैन हैं, उनसे दिशा निर्देश या उनकी गाइडेंस चाहिए या उनके विचार भी जानने के लिए राज्यसभा बनाएगी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे। लेकिन कुछ सालों में देखने आया कि राज्यसभा एक तो पिछला दरवाज़ा बन गई राजनीति में घुसने का बहुत सारे लोगों के लिए जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते या हार चुके हैं, फिर इसलिए राज्यसभा के रास्ते से आए हैं, या फिर राज्यसभा रेवड़ी बन गई है कि उसको बांट दो, चाहे उस शख्स में लेजिस्लेट करने की, वाद विवाद करने की काबिलियत हो ना हो, चाहे वो शख्स पूरी तैयारी के साथ किसी विषय पर अपने सारे तर्क बनाकर ला सकता है या नहीं ला सकता, लेकिन क्योंकि सम्मानित करना है, चलो इसे राज्यसभा दे दो। दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और एक्टर रेखा, अभिनेत्री रेखा, इन्होंने 5 साल हो गए इनको राज्यसभा का मेंबर, इनको रेवड़ी जब दी गई राज्यसभा की, कांग्रेस सरकार ने दी थी, इन्होंने सबसे कम मीटिंग्स अटेंड करी हैं। तेंदुलकर ने पिछले 5 साल में 348 मीटिंग जो हुई राज्यसभा की, सिर्फ 23 अटेंड करी हैं और रेखा ने सिर्फ 18 अटेंड करी हैं। इन पर खर्चा जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। रेखा पर कुल मिलाकर खर्चा आ रहा है 65 लाख रुपया तनख्वाह और उसके अलावा बाकी खर्चे, अलाउंसेस, और तेंदुलकर पर आ रहा है 58,80,000 रुपया। ये गरीब जनता की देश का पैसा इन पर खर्च हो रहा है। ये राज्यसभा का जो डेटा है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कुल मिलाकर 18 दिन अटेंड किया, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो जो जितना पैसा जा रहा है, रेखा पर 3,60,000 रुपया प्रतिदिन और तेंदुलकर पर 2,56,000 रुपये प्रतिदिन आ रहा है। तो इस गरीब जनता का पैसा इन पर खर्च हो रहा है। रेखा ने एक भी सवाल अभी तक नहीं पूछा है 5 साल में राज्यसभा में। तेंदुलकर जितनी दफ़े आए हैं, 23 दफ़े आए हैं, तो 22 सवाल पूछे हैं। जो बहस होती है राज्यसभा की, उसमें एक भी बहस में ना तेंदुलकर शामिल हुए हैं ना रेखा शामिल हुई हैं। तेंदुलकर ने तो सरकारी बंगला नहीं लिया, मेरे ख्याल रेखा ने ले रखा है, लेकिन आते नहीं। इनको ज़रूरत क्या है इस पैसे की? हमारे भारत रत्न तेंदुलकर तो अभी तक टीवी पर कुछ भी बेच देते हैं। करोड़ों अरबों की कमाई है इनके पास। अगर नहीं राज्यसभा में आना था, नहीं बोलना था, तो मंजूर मत किया करें। और वैसे भी पार्टी को चाहिए कि जो जिन लोगों को वो भेजती हैं वो देखकर तो भेजें कि उनमें काबिलियत है या नहीं है। वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रेखा और तेंदुलकर पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी नरगिस, वो भी राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद तो सिलसिला जैसे चला, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बीजेपी ने कई अजूबे दिए हमें। एक अजूबा दिया सीता माता, दीपिका चिखिलिया। दूसरा अजूबा दिया अरविंद त्रिवेदी, रावण बने थे जो रामायण में, जिसमें सीता बनी थी दीपिका। तीसरा दिया नितेश भारद्वाज, वो महाभारत में कृष्ण बने थे। कांग्रेस ने उससे बढ़कर एक अजूबा दिया गोविंदा। मतलब ये ऐसे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी काबिलियत के बारे में हमें नहीं मालूम कि ये किसी बहस में हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसके अलावा राज्यसभा में जो और मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अनु आगा, 5 साल में इन्होंने भी ना एक सवाल पूछा है, ना एक डिबेट में हिस्सा लिया है। फिर वकील हैं के परसरन और KTS तुलसी, सबसे ज़्यादा ये लोग हिस्सा लेते हैं क्योंकि इनको मालूम है, इनको जानकारी है, ये इस काबिल हैं कि राज्यसभा के सदस्य बन पाए। सोशल वर्कर संभाजी छत्रपति, जर्नलिस्ट, मतलब कहने को जर्नलिस्ट, वैसे बीजेपी प्रवक्ता स्वपन दास गुप्ता, अभिनेत्री रूपा गांगुली, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, खिलाड़ी
MC मेरी कॉम, एक्टर सुरेश गोपी और पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी। मलयालम एक्टर जो सुरेश गोपी हैं और बॉक्सर MC मेरी कॉम हैं, 2016 में इनको नॉमिनेट किया गया। ये अभी तक इन्होंने सिर्फ 3, सुरेश गोपी ने 3 और मेरी कॉम ने 2 डिबेट्स में हिस्सा लिया है। तो राज्यसभा का तो ये हाल बना के रख दिया है कि जैसे एक्सक्लूसिव क्लब हो राजनीति से पिछले दरवाजे में आने के लिए, पिछले दरवाजे से मेन स्ट्रीम राजनीति में आने के लिए। इतने सारे लोग मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होकर। बहरहाल उनकी बात दूसरी है, क्योंकि एक वो विद्वान और अर्थशास्त्री रहे हैं। बाकी एक दौर पे तो राज्यसभा को साउथ दिल्ली का इलीट क्लब भी कहा जाने लगा था, जब उसमें अरुण शौरी, ललित सूरी, राजीव शुक्ला, एक दो और भी दक्षिण दिल्ली के लोग वो राज्यसभा में थे। बहरहाल पार्टियों से भी यही गुजारिश है और इन 2 लोगों से, तेंदुलकर और रेखा से भी यही गुजारिश है कि छोड़ दीजिए। आपके बस का भी नहीं है, आपने मंजूर क्यों किया हम नहीं जानते। अब यहाँ तक सवाल उठ रहे हैं और आप आते भी नहीं हैं और पैसे आप पर खर्च हो रहे हैं। कृपया राज्यसभा छोड़ दें। नमस्कार। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में डोकलाम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या हम भूल गए हैं कि चीन की फ़ौज और हमारी फ़ौज आमने सामने खड़ी है, या जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुआ था, आई बॉल टू आई बॉल फ़ौज लगा दी थी काफ़ी सारे महीनों के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसमें हमारे यहाँ 1874 जवान मारे गए थे। कुछ जो लैंड माइन्स होती हैं उनको बिछाते वक्त, कुछ हटाते वक्त, कुछ व्हीकल एक्सीडेंट्स में और कुछ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में। इस वक्त जो हालत है वो कर्नल आलोक अस्थाना रिटायर्ड है इन्फेंट्री के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बयान की है। उनका ये मानना है कि अभी चीन ने जो पठार है तिब्बत का, उस पर एक बहुत बड़ी सैनिक एक्सरसाइज की है और बता दिया है, अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि चीन वहाँ से हटेगा नहीं और चीन किसी भी हालत के लिए तैयार है। जो राष्ट्रपति हैं चीन के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी हमले के लिए जो फ़ौज है वो तैयार है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता रहा है, एक तो भूटान के साथ हमारी जो ट्रीटी है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भूटान की जो ज़मीन है उसकी हिफाजत करें, और दूसरे हमारा इंटरेस्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कहा जाता है, उसको लेकर कर्नल अस्थाना का ये कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बेहतर एक सड़क का रास्ता चीन के पास ऑलरेडी है। नाथुला तक जो रास्ता है वो सिलीगुड़ी तक भी जाता है और चीन कई दशकों से वहाँ पर सप्लाईज अपनी भेजता रहा है। तीसरा, कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स भी होते हैं कि अगर देश में अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, इकोनॉमी के फ्रंट पर हमारी अर्थव्यवस्था ढलान पर जा रही है, नीचे जा रही है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माना है, जैसा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने डिमोनेटाइजेशन के बाद कहा कि कुछ हासिल नहीं हुआ और इकोनॉमी स्लगिश होती जा रही है, नौकरियां जा रही हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए देश प्रेम का जज्बा खड़ा करो, JNU में टैंक लगाओ, एक ये भी कारण हो सकता है। तीसरा, चाहे वो हमारे पड़ोसियों से रिश्ते हों, चाहे ये डिफेंस की हालत हो, इसको भी कैसे इस्तेमाल किया जाए देश प्रेम का एक जज्बा जगाने के लिए और ध्यान हटाने के लिए, बेसिकली डिफ्लेक्ट करने के लिए। अमूमन 2 किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती हैं, एक तो PTW और दूसरी PNTL यानी प्ले टू विन, दूसरी है प्ले नॉट टू लूज़। या तो आप जीतने के लिए खेलो, जीतने के लिए लड़ो, फिर आपके रिस्क भी बड़े ज़बरदस्त होंगे क्योंकि आपने जीतना है सामने दुश्मन की फ़ौज से, या आप प्ले नॉट टू लूज़, हारे ना इसलिए लड़ो। वहाँ पर आप पे रिस्क कम हो जाते हैं लेकिन फिर फ़ायदे भी कम होते हैं। जो युद्ध होता है, जो जंग होती है, उसके बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि वंस अ वॉर स्टार्ट्स इट डज नॉट गो द वे सो ग्लिबली अपॉइंटेड बाय द जनरल्स, कि जो जनरल होते हैं सामने के भी और इस तरफ के भी, जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है, जो उन्होंने बनाई है, एक दफ़े जंग शुरू हो जाए, ज़रूरी नहीं कि जंग इन्हीं के बताए रास्ते पर जाए, जंग अपने रास्ते निकल जाती है। वॉर इज़ टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। जंग जो होती है वो एक बहुत गंभीर विषय है, इसे सिर्फ जनरल्स पर, सिर्फ नेताओं पर और सिर्फ नौकरशाहों पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या हासिल कर रहे हैं डोकलाम में, कब तक ऐसे चलेगा, कोई सयानी आवाज़ कहाँ से कब उठेगी, ये इंतज़ार रहेगा।
आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।